दोस्तों, मैं हूँ रुखसार और आज मैं आई हूँ हुमायूं के मकबरे में, हुमायूं टॉम। तो आज मैं यहाँ पे विजिट करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी कि ये बहुत अच्छी जगह है, विजिट करने के लिए बहुत अच्छी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं यहाँ पे, या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ या हस्बैंड के साथ यहाँ पर विजिट करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ का जो टिकट है वो भी काफ़ी कम प्राइस में है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है। आप यहाँ ज़रूर आए विजिट करने के लिए। लेकिन मैं आपको हुमायूं के मकबरे के इतिहास और वहाँ के रहस्य के बारे में ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए आइए चलते हैं, ले चलती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, ये है हुमायूं टॉम का एंट्री गेट। यहाँ से हुमायूं टॉम के अंदर एंट्री करते हैं और इसका जो टिकट है, इसका जो टिकट प्राइस है वो बहुत कम है, 40 रुपीज़ यहाँ का टिकट प्राइस है। तो यहाँ से हुमायूं टॉम के अंदर एंट्री मैंने तो कर ली है और अब मैं आपको दिखाती हूँ और आगे ले चलती हूँ। तो चलिए आइए। ले आई हूँ मैं आपको सबसे पहले मेन गेट पे। मेन गेट में सबसे पहले जो मॉस्क्यू है, जो सबसे पहले मकबरा है, वो है ईशा खान का, जो कि 1547 में बना था। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कैसे जो यहाँ का किला है, जो यहाँ का मॉस्क्यू है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी। चलिए आइए ले चलती हूँ। लेट्स गो। दोस्तों, मैं आपको ले चलती हूँ ईशा खान नियाजी शेरशाह सूर के दरबार में। बहुत ही खूबसूरती के साथ बना हुआ है और इसकी जो मतलब जो जालियाँ हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये बना हुआ है। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ के जो विंडोज, जो डेकोरेटर्स हैं, सब चीज़ें कितना खूबसूरती के साथ बनाई है। तो चलिए आइए ले चलती हूँ, आइए। ईशा खान नियाजी का मकबरा भारत के दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास में ही स्थित है। मकबरा आकार में अष्टकोणीय और मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान 1547 से 1548 में बनाया गया था। ईशा खान की मस्जिद मकबरे के पश्चिम में ही बनी हुई है, जो अन्य इमारतों के साथ हुमायूं के मकबरे के पास का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मकबरे में ईशा खान नियाजी का मकबरा है, जो शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह सूरी के दरबार में एक कुलीन थे। ये हुमायूं के मकबरे के पास में बू हलीमा के बागीचे के दक्षिण में स्थित है। मकबरे पर एक शिलालेख का उल्लेख है कि ये सी में बनाया गया था, 1547 से 1548 में। ये भी कहते हैं कि शेरशाह के शासनकाल के दौरान बनाया गया मकबरा एक स्वर्ग का स्थल है। मकबरे के पश्चिम में स्थित मस्जिद भी बना हुआ है, जो कि 1547 में बना था। The tomb of noble Isha Khan Niazi is located in the Humayun Tomb complex in Delhi. The mausoleum, octagonal in shape and built mainly of red stone, was built in 1547 to 1548. During the reign of Sher Shah Suri, the mosque of Isha Khan is located west of the mausoleum, which along with other buildings form the UNESCO World Heritage Site of Humayun's Tomb Complex. The mausoleum houses the tomb of Isha Khan Niazi, who was a noble at the court of Sher Shah Suri and Islam Shah Suri. It is situated south of the Boo Halima's garden in the Humayun Tomb Complex. An inscription at the tomb mentioned that it was built in c. 1547 to 1548. ईशा खान मकबरा यानी कि ईशा खान नियाजी शेरशाह सूर का मकबरा जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और ये बिल्कुल बू हलीमा के जो दक्षिण में जो बगीचा है उसके साइड में ही ये बना हुआ है। ये मकबरा जो है बिल्कुल हुमायूं मकबरे के साथ बना हुआ है और हुमायूं मकबरा यानी कि जो दिल्ली में स्थित है और दिल्ली में स्थित होने के साथ ही बहुत खूबसूरती से बना हुआ है हुमायूं मकबरा भी। और ये बिल्कुल नहीं मतलब निजामुद्दीन दरगाह है, उस दरगाह के बिल्कुल सामने हुमायूं का मकबरा है। यहीं पे ही ईशा खान नियाजी शेरशाह सूर का भी मकबरा मौजूद है, जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। और इसके अंदर एक रेड कलर का लाल कलर का बलुआ पत्थर यूज हुआ है, उसी से इसका जो खूबसूरत जो मकबरा है इसका निर्माण हुआ है। और माना जाता है कि शेरशाह सूरी थे, उनके एम्पायर, जब उनका इंपीरियर था उसी वक्त इसका निर्माण हुआ था। और 1547 से लेकर 1548 के बीच में इस खूबसूरत मकबरे को बनाया गया है।
बहुत ही खूबसूरती के साथ। और अब मैं आपको दिखाऊंगी, अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। तो इसके आर्किटेक्चर आपको दिखाऊंगी और अंदर से दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये बना हुआ है, कितना खूबसूरती के साथ। तो चलिए आइए वो भी देखते हैं। मकबरे का निर्माण लोधी स्थापत्य शैली में किया गया था। इसका अष्टकोणीय आकार लोधी युग की पहचान एक कम चबूतरे पर खड़ा है। केंद्रीय कक्ष के चारों ओर बरामदे हैं। कक्ष के प्रत्येक पक्ष में 3 मेहराब होते हैं, जिनमें प्रत्येक पर एक छत मौजूद होती है। मकबरे की स्थापत्य शैली मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, खाने जहां तिलंगानी और सिकंदर लोदी के समान है। मकबरा मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर के साथ ग्रे क्वार्ट्जाइट से बनाया गया है, जिसका उपयोग अलंकरण के लिए किया गया जाता है। प्लास्टर खुरदरी चिनाई को ढक देता है। दीवारों पर सजावट के लिए अलग अलग रंग की टाइलों का इस्तेमाल किया गया है। मकबरे का प्रवेश द्वार 1 मीटर ऊंचे 3.3 फीट मंच पर खड़ा है, जहां सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। द्वार कक्ष का चौकोर सिर वाला द्वार हिंदू स्थापत्य शैली में बनाया गया है। मकबरे के अंदर मकबरा एक आंतरिक अष्टकोणीय दीवार से घिरा हुआ है। दक्षिणी और पश्चिमी दीवारों के अलावा अन्य दीवारों में जाली होती थी, जो धसी हुई होती है। बदले में इन अवकाशों में 4 केंद्रित मेहराब होते हैं। पश्चिमी दीवार में मुख्य मेहराब दीवार में एक अर्धवृत्ताकार आला है, जो मक्का की दिशा को इंगित करता है, जिस दिशा में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मेहराब 4 केंद्रित है और कुरान की आयतों से घिरा है। दक्षिण दीवार में भवन का प्रमुख प्रवेश द्वार शामिल है। गुंबद के केंद्र में स्थित एक पदक फारसी पुष्प डिजाइनों से अलंकृत है। इसमें कुरान की एक आयत भी है। मकबरे के कक्ष में 6 मकबरे होते हैं, 2 बड़े और 4 छोटे। फर्श को पक्का करने के लिए सैंडस्टोन स्लैब का उपयोग किया जाता है। ईशा खान नियाजी की कब्र लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ईशा खान नियाजी यानी कि जो मकबरे के मैंने आपको बारे में बताया है, उस मकबरे के अब अंदर ले चल रही हूँ वहाँ का आर्किटेक्चर दिखाने के लिए। और यहीं पे मौजूद है ईशा खान नियाजी की कब्र। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि अंदर का नज़ारा कैसा है। चलिए आइए। आपको मैं ईशा खान नियाजी के मकबरे में, और अब मैं ले चलती हूँ अंदर। आपको यहाँ की जो जालीदार जो विंडोज बनी हुई है इतनी खूबसूरती के साथ, और अंदर मौजूद है ईशा खान नियाजी की कब्र। तो चलिए आइए, ले चलती हूँ। The cenotaph of Isha Khan Niazi is made of red stone and marble. The tomb was constructed in the Lodi architectural style. Its octagonal shape and the hallmark of the Lodi area stand on a low plinth. Verandas surround the central chamber. Each side of the chamber consists of 3 arcs in one chhajja, which called roof, present over each. The mausoleum architectural style is similar to those of Mubarak Shah, Muhammad Shah, Khan-e-Jahan, Tilangani and Sikandar Lodi. The mausoleum is built mainly with grey quartzites with red sandstone used for ornamentation. Stucco plaster involved the rough masonry. Different colored tiles have been used on the wall for decoration. The tomb gateway stands on a 1 meter high, 3.3 feet podium reached by stairs. The square-head doorway of the gate chamber has been built in Hindu architectural style. Inside the mausoleum, the tomb is enclosed by the inner octagonal wall other than the southern and the western wall. The other walls consist of jalis which are raised. The recessed in turn contain 4 central arcs. The western wall has the main mihrab,
a semicircle niche in the wall which indicate the direction of a Makkah, the direction in which Muslim prays. The mihrab is four-centered and bordered by Quranic verses. The southern wall includes the main entrance to the building. The medallion located at the center of the dome is ornamented with Persian floral design. It also has a Quranic verse. The tomb chamber consists of 6 tombs, 2 large and 4 smaller. Sandstone slabs are used to pave the floor. तो दोस्तों ले आई हूँ मकबरे के बाद मैं आपको जो ईशा खान मकबरा जो है, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ईशा खान के मकबरे के बिल्कुल सामने मस्जिद है। तो उस मस्जिद के पास मैं आपको ले आई हूँ, दिखाऊंगी कैसी मस्जिद है, बना हुआ है। फिलहाल ये माना जाता है कि जो मस्जिद जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका भी निर्माण किया गया है। इसके बिल्कुल ही सामने टाइल्स के साथ हरे और नीले कलर के पत्थर लगाए गए हैं। पत्थर से इसकी निर्माण हुआ, इसकी खूबसूरती का, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि अंदर से जो मस्जिद है वो बिल्कुल ही सादा है और सिर्फ प्लास्टर से इसको, नीचे का जो फर्श है वो प्लास्टर किया गया है और अंदर से बिल्कुल सादा है मस्जिद। तो ले चलती हूँ मैं आपको अंदर और दिखाती हूँ थोड़ा इसका किस तरीके से इसको अंदर से इसको बनाया गया है और किस तरीके से इसकी फूल पत्ती से के साथ इसकी खूबसूरती का निर्माण किया गया है। चलिए आइए। केंद्रीय गुंबद पुराना किला में किलाए कुन्हा मस्जिद जैसा दिखता है। पार्श्व गुंबद खंभों पर उभरे हुए हैं और मंडपों के सदृश हैं। एकल प्रार्थना कक्ष को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। मस्जिद की केंद्रीय खाड़ी लाल बलुआ पत्थर से बनी है, साइड में ग्रे पत्थर की है। प्रत्येक खाड़ी में मस्जिद के लिए एक 4 मेहराबदार प्रवेश द्वार है, जिसकी सीमाओं को हरे और नीले रंग की टाइलों से सजाया गया है। केंद्रीय खाड़ी के कोने शिखरों से सुशोभित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार मस्जिद मकबरे की तुलना में सरल है। पत्थर की विभिन्न स्तंभों द्वारा समर्पित प्रत्येक अग्रभाग पर 3 समान आकार के मेहराब हैं। नीली और हरी टाइलें मेहराब की सीमा बनाती हैं। लाल पत्थर से बने एक फ्रेम में केंद्रीय मेहराब होता है। ये विशेषताएं दिल्ली में मोट की मस्जिद से प्रेरित हैं। साइड मेहराब ग्रे पत्थर से बने होते हैं और प्लास्टर से सजाए जाते हैं। इन मेहराबों के स्पैंड्रल्स पर पदकों में नीली और हरे रंग की टाइलों के साथ जड़े हुए फूलों के डिजाइन होते हैं, जो मुरीश वास्तुकला की एक विशेषता है। मस्जिद 1 मीटर ऊंचे 3.3 फीट चबूतरे पर खड़ी है। इसका आंतरिक भाग सादा है और फर्श केवल प्लास्टर किया गया है। पार्श्व गुंबद पेंडेटिव पर बने होते हैं, जबकि केंद्रीय गुंबद 16 पक्षीय ड्रम पर स्क्विंच से उगता है। इसके मंडप पत्थर के खंभों द्वारा समर्पित नीली टाइलों से सुशोभित हैं। मस्जिद में समान आकार के 3 मेहराब हैं, जो पत्थरों पर उकेरे गए हैं, जिनमें सुलेख है। तो दोस्तों अब ईशा खान मकबरे के बाद हम आ चुके हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं, उससे आगे, और अब मैं आपको ले जाऊंगी अरब सराय गेटवे पे। जो गेट का जो दरवाज़ा है वो यहाँ से शुरू होता है और ये सीधा जाता है बू हलीमा के बागीचे पे। दोस्तों अब मैं आपको ले चलती हूँ बू हलीमा के बागीचे पे। चलिए आइए। Arab Sarai is a 16th century caravanserai within the Humayun tomb complex at Delhi. It is said to have been built by Mughal Emperor Humayun's widow Haji Begum. In recent time, it has been conserved by Aga Khan Trust for Culture. According to S.A.A. Naqvi, Mughal Emperor Humayun's widow Haji Begum built this sarai in 1560 to shelter the 300 Arab mullahs whom she was taking with her during her Hajj to Makkah. Y.D. Sharma opines that the word Arab in the title is a misnomer, as this building was built for the Persian craftsmen and workers who built the Humayun tomb. In January 2017, the Aga Khan Trust for Culture started a project to conserve the sarai. The restoration was completed in November.
In March 2019, the trust announced that planned project to conserve the Bauli of the Sarai with the help of funds from the Embassy of Germany. This building, along with other buildings, form the UNESCO World Heritage Site of Humayun Tomb Complex. तो दोस्तों ले आई हूँ मैं आपको बू हलीमा के बागीचे में, जो कि हुमायूं मकबरे के बिल्कुल ही दक्षिणी साइड पे, दक्षिणी तरफ स्थित है और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ। आइए चलिए आपको बागीचे के अंदर ले चलती हूँ। तो मतलब मैं इस तरीके से बस ये सोच रही हूँ कि उस वक्त उस टाइम पे ये बगीचा बना हुआ था, मेंटेन था, और जिस टाइम पे ये बना होगा किला, तो मतलब किस तरीके से इसका क्या नज़ारा होता होगा और क्या खूबसूरती के तरीके से इसको मेंटेन किया गया होगा। बस इमेजिन ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है इतिहास में, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इतिहास से जुड़ी चीज़ें आपको बताई जाए कि मतलब कैसे, मतलब ये बागीचा है, ये उस वक्त का ये बागीचा हुआ करता था, बू हलीमा का बागीचा है। तो एक बार मैं इस तरफ आपका रुख कर देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से बागीचा, मतलब उस वक्त तो ये बहुत अच्छे से निर्माण इसका होगा, इस बहुत अच्छे तरीके से उस वक्त इसको बनाया गया होगा, मेंटेन करा गया होगा, जो भी मतलब जिस तरीके से पुराने ज़माने में जिस वक्त जैसे रखा जाता था उस तरीके से इसको रखा गया होगा। बट फिलहाल अभी यहीं ये जो बू हलीमा का हमने बागीचा तो घूम लिया है और ईशा खान का मकबरा भी देख लिया है। अब मैं ले चलती हूँ आपको आगे की किस तरीके से आगे बनी हुई हैं चीज़ें, और हुमायूं का मकबरे भी बिल्कुल हम पहुँचने वाले हैं, हुमायूं के मकबरे पे भी आने वाले हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है, जो डिटेल्स आपको देनी है। तो चलिए आइए चलते हैं। तो हुमायूं के मकबरे में मौजूद है हुमायूं मकबरे का एग्जीबिशन, यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ, ये है पोस्टर, और अब आपको ले चलती हूँ, आपको दिखाऊंगी हुमायूं के मकबरे का जो मॉडल है वो किस तरीके से बना हुआ है। चलिए आइए। तो दोस्तों ये है हुमायूं के मकबरे का मॉडल। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसके मॉडल का निर्माण किया गया है। अब बिल्कुल हम पहुंचने वाले हैं हुमायूं के मकबरे में, तो मैं आपको ले चलती हूँ हुमायूं के मकबरे में और दिखाऊंगी कि वो अंदर से कैसा बना हुआ है, किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। चलिए आइए। ये आई हूँ मैं आपको हुमायूं के मकबरे में, और बहुत ही जल्द मैं आपको अंदर ले जाके दिखाऊंगी कि अंदर से किस तरीके से बना हुआ है, कितनी खूबसूरती के साथ इसका निर्माण हुआ है। सबसे पहले तो हमने जाना जो मतलब बाहर हम सबसे पहले गए थे हम ईशा खान टॉम पे, और उसके बाद हमने जाना कि बू हलीमा का जो बागीचा है किस तरीके से बना हुआ है, कैसे है, स्थित है, वो सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हुमायूं के मकबरे का मॉडल जो है, मॉडल किस तरीके से उसका बना हुआ है। तो अब मैं आपको ले चलूँगी हुमायूं के मकबरे में और दिखाऊँगी कि हुमायूं का मकबरा कितनी खूबसूरती के साथ बना हुआ है। आप डेफिनेटली यहाँ विज़िट करें, क्योंकि मैं तो यहाँ विज़िट कर चुकी हूँ और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ आप विज़िट करें और यहाँ के इतिहास के बारे में जानें। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ हुमायूं के मकबरे में और दिखाती हूँ आपको कि कितनी खूबसूरती के साथ वो बना हुआ है, कैसे उसका आकार है, अंदर से क्या क्या रहस्य है उसका, वो सब देखते हैं और आपको उसके बारे में बताती हूँ। चलिए आइए। मुगल सम्राट हुमायूं का ये मकबरा दिल्ली के पुराने किले के पास मथुरा मार्ग के निकट में स्थित है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा यानी कि इनका समाधि स्थल जो कि दिल्ली में स्थित है, उसका निर्माण एक फारसी वास्तुकार जिनका नाम मिराक मिर्जा गियास था, उन्होंने ही करवाया था। दिल्ली में स्थित इस हुमायूं मकबरे को बनाने में तकरीबन 8 साल का समय लगा था। इसका निर्माण का कार्य 1565 से लेकर 1572 के बीच चला था, यानी कि 1572 ईस्वी में ये हुमायूं का मकबरा बनकर तैयार हो गया था। यही नहीं, भारत का पहला मकबरा होने का दर्जा भी हुमायूं के मकबरे को ही प्राप्त है। इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली में स्थित इस हुमायूं मकबरे को मुगल काल के सबसे पहले मकबरा होने का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों ले आई हूँ मैं आपको हुमायूं के मकबरे में और अब मैं ले जा रही हूँ आपको अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको कि हुमायूं के मकबरे में ऐसे क्या क्या इतिहास है और क्या क्या उससे जुड़े रहस्य है। तो ले चलती हूँ आपको हुमायूं के मकबरे के अंदर। चलिए आइए। हुमायूं के मकबरे को बनाने में तकरीबन 8 साल का समय लगा था। इस हुमायूं के मकबरे का निर्माण काल
1565 से 1572 के बीच में माना जाता है। हुमायूं के मकबरे के निर्माण के बारे में बताया जाता है कि इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की मृत्यु के 9 साल उपरांत इसके निर्माण के बारे में सोचा गया था। जब 1556 में सम्राट हुमायूं की मृत्यु हुई तब इनके शरीर को पुराने किले में दफनाया गया था, लेकिन किसी रक्षात्मक कारण को लेकर हुमायूं की मृत्यु के 9 साल उपरांत इस हुमायूं के मकबरे का निर्माण शुरू होने के बाद हुमायूं को पुराने किले से लाकर यहाँ पर दफना दिया गया। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, इसे एक फारसी वास्तुकार जिनका नाम मिराक मिर्जा गियास था, उन्होंने ही निर्मित करवाया। इस मकबरे को बनाने में उस समय के दौरान तकरीबन 1.5 मिलियन रुपए का लागत आया था। इस मकबरे के पास और भी कई सम्राटों की कब्रें देखने को मिलती हैं, जिनमें मुख्य है सम्राट हुमायूं की बेगम हमीदा बानो और शाहजहां के पुत्र दारा शिखा की कब्र। दोस्तों आ चुकी हूँ मैं हुमायूं के मकबरे में और ले आई हूँ आपको हुमायूं के मकबरा दिखाने के लिए और यहाँ की बहुत सारी बातें बताने के लिए। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, पहले भी आपको यही बोला था कि आप हुमायूं के मकबरे में जरूर विजिट करें। हुमायूं का जो मकबरा है, जो उसका निर्माण जो है वो मिराक मिर्जा गियास ने किया था और बहुत ही खूबसूरत। इसको मुगलों का शयानगर भी बोलते हैं, क्योंकि करीब करीब 150 कब्रें यहाँ पर मुगल परिवार के जो सदस्य हैं यहाँ पर मुगल परिवार के जो सदस्य हैं वो दबे हुए हैं। और बहुत ही मतलब इसका जो निर्माण, जो इसका आर्किटेक्ट जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। इसलिए मैं आपको यहाँ की डिटेल्स बताने के लिए लेके आई हूँ आज, और यहाँ की जो खूबसूरत जो निर्माण जो किया गया था उसका आर्किटेक्ट है वो दिखाने के लिए लेके आई हूँ। मैं आपको अब ले चलती हूँ इसके अंदर, और अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी खूबसूरती के साथ बना हुआ है, कितनी अच्छे से इसका निर्माण हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आइए आपको ले चलती हूँ इस विशाल हुमायूं के मकबरे के अंदर की जो खूबसूरती है, अंदर जो आर्किटेक्ट बना हुआ है उसको दिखाने के लिए। चलिए आइए। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ हुमायूं के मकबरे के अंदर और अब आपको दिखाऊंगी कि कितना ब्यूटीफुली इसका जो अंदर का जो निर्माण है बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। चलिए बाहर से सरल दिखने वाली इमारत की आंतरिक योजना कुछ बहुत खास है। इसमें मुख्य केंद्र कक्ष सहित 9 वर्गाकार कक्ष बने हैं। इनमें बीच में बने मुख्य कक्ष को घेरे हुए शेष 8 2 कक्ष बीच में खुलते हैं। मुख्य कक्ष गुंबददार एवं दुगनी ऊंचाई का 1 मंजिला है और इसमें गुंबद के नीचे एकदम मध्य में 8 किनारे वाले एक जालीदार घेरे में द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र बनी है। ये इमारत की मुख्य कब्र है। इसका प्रवेश दक्षिणी ओर एक ईवान से होता है तथा अन्य दिशाओं के ईवानों में श्वेत संगमरमर की जाली लगी है। सम्राट की असली समाधि ठीक नीचे आंतरिक कक्ष में बनी है, जिसका रास्ता बाहर से जाता है। इसके ठीक ऊपर दिखावटी किंतु सुंदर प्रतिकृति बनाई हुई है। नीचे तक आम पर्यटकों को पहुंच नहीं दी गई है। पूरी इमारत में पिटरा ड्योरा नामक संगमरमर की 25 कारी का प्रयोग है और इस प्रकार की कब्र का नियोजन भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण अंग है, जो मुगल साम्राज्य के बाद के मकबरों जैसे ताजमहल आदि में खूब प्रयोग हुए। मुख्य कक्ष में संगमरमर की जालीदार घेरे के ठीक ऊपर मेहराब भी बना है, जो पश्चिम में मक्का की ओर बना है। यहाँ आमतौर पर प्रवेश द्वारों पर खुदे कुरान शरीफ के बहुत सारी सूरतें की बजाय सूरा अन-नूर की एक रेखा बनी है, जिसके द्वारा प्रकाश किबला मक्के की दिशा से अंदर प्रवेश करता है। इस प्रकार सम्राट का स्तर उनके विरोधियों और प्रतिद्वंदियों से ऊंचा देवतत्व के निकट हो जाता है। प्रधान कक्ष के चारों कोणों पर 4 अष्टकोणीय कमरे हैं, जो मेहराबदार दिग्र से जुड़े हैं। प्रधान कक्ष की भुजाओं के बीच में 4 अन्य कक्ष भी बने हैं। ये 8 कमरे मुख्य कब्र की परिक्रमा बनाते हैं, जैसे सूफीवाद और कई अन्य मुगल मकबरों में दिखती है।
साथ ही इस्लाम धर्म में जन्नत का संकेत भी करते हैं। की विजिट एक बहुत ही खूबसूरत मकबरा जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के सामने स्थित है। ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत, मैं आपसे ये डेफिनेटली कहूँगी कि यहाँ पे आके आप विज़िट करें। बहुत ही पहले से ही मैं इस जो हुमायूं के मकबरे का जो विज़िट की वीडियो थी वो बहुत पहले से बनाना चाहती थी, आपसे शेयर करना चाहती थी कि कितना खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण हुआ है, कितना खूबसूरत तरीके से ये बना हुआ है और क्या क्या रहस्यमय जो सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया, क्या क्या इससे जुड़ी हुई बातें थी वो सब मैंने आपको बताई। एक बात और भी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मकबरा है ये हमीदा बेगम, उनकी बीवी जो थी, हुमायूं जो शहंशाह थे उनकी बीवी है हमीदा बेगम, उनके आदेश अनुसार ये मकबरा बनाया गया है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ का विज़िट यहीं ख़त्म करते हैं और अब ले चलती हूँ मैं आपको दूसरे विज़िट में, दूसरे मकबरे में। तो चलिए आइए दोस्तों, चलते हैं। बाद मैं आपको ले आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मतलब अमेजिंग और बहुत ही मतलब अच्छा बना हुआ है। तो मतलब बहुत ही अच्छा, इसकी खूबसूरती से इसकी जो नक्काशी है और बाकी सारी जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। तो इस टॉम का नाम है सफदरजंग टॉम। तो सफदरजंग टॉम में मैं आपको ले आई हूँ और अब आपको दिखाऊंगी कि कैसे अंदर से बना हुआ है, कैसे इसकी ब्यूटिफिकेशन है, जो टोटली इसका जो आपको बताऊंगी कि कैसे किस तरीके से इसकी अंदर से खूबसूरती है और किस तरीके से कैसे इसके ऊपर जो रहस्य है और जो बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए चलते हैं। सफदरजंग का मकबरा अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह 1719 टू 1748 के शक्तिशाली व कुशल प्रधानमंत्री सफदरजंग की स्मृति में नवाब शुजा-उद-दौला ने 1754 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ सफदरजंग और उनकी बेगम की कब्र बनी हुई है। इसे आज भी मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। केंद्रीय इमारत में एक बड़ा गुंबद है जो सफेद संगमरमर पत्थर से निर्मित है। शेष इमारत लाल बलुआ पत्थर से बनी है। इसका स्थापत्य हुमायूं मकबरे के ढांचे पर ही आधारित है। मोती महल, जंगली महल और बादशाह पसंद नाम से पवेलियन भी बने हुए हैं। चारों ओर पानी की 4 झीलें हैं जो 4 इमारतों तक जाती हैं। पूर्व दिशा में मुख्य द्वार है जो श्री औरोबिंदो मार्ग पर स्थित है। अन्य इमारतों में लोगों के लिए रिहायशी सुविधाएं हैं। मुख्य इमारत में जुड़े हुए ही 4 अष्टकोणीय मीनारे भी हैं। Safdarjung Tomb is a sandstone and marble mausoleum in Delhi. It was built in 1754 in the late Mughal Empire style for Nawab Safdarjung. The monument has an ambience of spaciousness and an imposing presence with its domed and arched red and brown white colored structures. Safdarjung Nawab of Oudh was made Prime Minister of the Mughal Empire when Ahmad Shah Bahadur ascends the throne in 1748. The tomb within a garden is in a late version of a style of earlier Mughal imperial tomb, most famously the Taj Mahal with inside 8 paradises or 8 rooms around the main chamber under the dome and a garden divided into 4 parts outside. This was the first time someone outside the immediate imperial Mughal family built themselves such a tomb and garden complex, reflecting the greatly diminished power of the empire by this date. तो दोस्तों आ चुकी हूँ मैं सफदरजंग टॉम के अंदर और यहाँ पर मौजूद है जो सफदरजंग
सफदरजंग जो थे उनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि सफदरजंग कौन थे। तो सफदरजंग जो थे वो अवध के नवाब थे और मुग़ल सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि मुग़ल सल्तनत की जो बागडोर थी वही देख रेख किया करते थे। फिलहाल तो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, थोड़ा सा काम चल रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये, विजिटिंग के लिए बहुत अच्छी है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता, तो मैं चाहूँगी कि आप जरूर आएँ। The Safdarjung tomb, the last monumental tomb garden of the Mughals, was planned and built like an enclosed garden tomb is lined with the style of Humayun tomb. It was completed in 1754. The slabs from the tomb of Abdul Rahim Khan Khana were used in the construction of the tomb. The tomb has four key features, which are the Charbagh plan with the mausoleum and the center, a 9-foot floor plan, a 5-part facade, and a large podium with a hidden stairway. The main entry gate to the tomb is two-storied, and its facade has very elaborate ornamentation over plastered surfaces and is in ornate purple color. There is an inscription in Arabic on the surface, and its translation reads, "When the hero of the plain bravery departs from the transitory, may he become a resident of a god's paradise." The rear side of the facade, which is seen after entering through the gate, has many rooms and the library. To the right of the gate is the mosque, which is a 3-domed structure marked with strips. Entering through the main gate give a perfect view of mausoleum. Its walls are built high, and the central dome, which is the main mausoleum of Safdarjung, is built over a terrace. Red and buff stones are the material used for building the main mausoleum, which measures 28 meters 92 feet square. The central chamber is square in shape, has 8 partitions with a cenotaph in the middle. Here there are partitions in rectangular shape, and the corner partitions are in octagonal shape. The interior of the tomb is covered with rococo plaster with decorations. There are 4 towers around the main tomb at the corners, which are polygonal in shape and are provided with kiosks. They have marble panels which are faded and decorated arcs. There is an underground chamber in the mausoleum which houses the grave of Safdarjung and his wife. The ceiling of the mosque has been plastered, painted, and ornamented. The facade, though built in the style of the Taj Mahal, lacks symmetry as a vertical axis has been given prominence, which has resulted in the unbalanced appearance to the tomb. The dome is more elongated. The central part has a taller pishtak. The 4 minarets at 4 corners are part of the main mausoleum, which was totally a different concept in elevation compared to the Taj Mahal, where the towers are detached and away from the facade of the tomb. The architecture of the tomb is praised and also derided. It is derided for the lack of proportioning of its various units and use of poor material for construction. Reginald Heber, who was Bishop of Calcutta between 1823 and 1826, based on the light brown color of the stone used, had observed that the tomb has the color of potted meat. Even ASI has observed that the marble used for ornamentation in the tower, though pleasing, it's rather florid.
Another observation is that the tomb cannot be compared to the Taj Mahal or the Humayun tomb, as at the time it was built, the Mughal Empire was on the decline. बहुत ही खूबसूरत नक्काशी और बहुत ही अच्छी तरीके से ब्यूटिफिकेशन होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है। जहाँ तक एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सफदरजंग टॉम जो है वो बिल्कुल ही हुमायूं टॉम की कॉपी लेके बनाया गया है। सबसे पहले हुमायूं का मकबरा बना था, उसके बाद ताजमहल बना था, उसके बाद फिर सफदरजंग टॉम बना था, क्योंकि ये जो टॉम जो है ये सबसे लास्ट फेज पे बना था। मुग़ल एम्पायर की सबसे लास्ट स्टेज जब बिल्कुल की चरम सीमा पे था, बिल्कुल ही मुग़ल एम्पायर जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, उसी वक्त ये टॉम बना था। और इसमें तो है ताजमहल में ये फ़र्क है कि वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, और इसमें ये फ़र्क है ये रेड और वाइट मार्बल से बना हुआ है। आई मीन रेड बलुआ पत्थर जो है वो यूज़ हुआ है इसमें, मार्बल नहीं, एक्चुअली वाइट और रेड में मिक्सअप करके ये बनाया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। तो रेड और वाइट जो है इसमें स्टोन लगे हुए हैं, रेड स्टोन का ज़्यादा यूज़ करा हुआ है। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है और आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। तो बाकी मैं अब आपको ले चलती हूँ यहाँ की चारबाग की तरफ, अब आपको दिखाती हूँ कि चारबाग कैसे बनी है। तो चलिए आइए। तो जो सफदरजंग टॉम है वो एक बहुत ही हालांकि ये एक छोटा टॉम है और ये बहुत ही कम स्पेस में बना गया है, लेकिन सफदरजंग टॉम जो है वो बहुत ही अंदर से बहुत खूबसूरत है। हालांकि हम कई जगह विजिट करते हैं हमें, और ये इतना वैसे तो इतना ये फेमस नहीं है, पर ये अच्छी जगह है घूमने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि यहाँ पे रश नहीं होता, तो इसीलिए मेरे तो मतलब बहुत ही टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं सफदरजंग टॉम पे भी वीडियो बनाऊँ, वो इसकी वजह से, ताकि लोगों को इसके बारे में भी पता चले कि ये एक बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छी प्लेस है विज़िट करने के लिए। तो आप यहाँ पे ज़रूर आए, मैं बोलूँगी आपको कि एक बार आके सफदरजंग टॉम देखें। और बहुत ही छोटा है, और मुझे तो ना पर्सनली मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ पे रश नहीं होता, तो इसलिए भी मैं यहाँ पे आई और मैंने देखा, और तो मैंने डिसाइड करा कि मैं एक बार इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ, इसका चारबाग जो है, चारबाग दिखाती हूँ, चलिए आइए। The monument is surrounded by gardens known as Charbagh, an important feature of Mughal tomb also present in Humayun's tomb complex. The garden has walls surrounded, having each side about 280 meters long. These gardens are further divided to smaller squares by footpaths. 3 footpath channels lead to pavilions named Moti Mahal, Pearl Palace, Jungli Mahal, Pearl in the Forest, and the Badshah Pasand, King's Favorite, where the Nawab family resided. The fourth of the eastern channel leads to the main entry gate. तो दोस्तों अब इसके बाद मैं आपको ले आई हूँ चारबाग पे। तो ये जगह जो है ये चारबाग के नाम से फेमस है, क्योंकि एक बाग इस साइड को है और एक बाग उधर है, तो 2 बाग ये हो गए। और इसका अभी मैं खड़ी हूँ इसके बैक साइड पे, जो सफदरजंग टॉम है इसके बैक साइड पे मैं अभी यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर 2 बाग इधर है, एक इस साइड, और बीच में है ये फाउंटेन। यहाँ पर ये फाउंटेन ऐसे है यहाँ पर। अभी तो मैं बैक साइड हूँ, आगे साइड में फाउंटेन चल रहा है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो अभी एक बाग इधर है और एक बाग उधर है, और 2 बाग आगे साइड में, जिसका फ्रंट साइड है वहाँ पे 2 बाग और बने हुए हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो जगह है वो चारबाग के नाम से फेमस है, और बहुत ही मतलब उस टाइम पे तो बहुत ही खूबसूरत लगता था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हुआ करता था। और मैं तो बस इमेजिन ही करती हूँ कि ये उस वक्त कैसा दिखता होगा, कैसा व्यू होगा। हालांकि अभी भी बहुत खूबसूरत है ये बनने में। तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलती हूँ इसके फ्रंट साइड में। The structure was constructed in 1754 in the late Mughal architecture style. Safdarjung Mirza Mukim Abdul Mansur Khan, who was popularly known as Safdarjung, who ruled over Awadh, was an independent ruler of Awadh as a viceroy of Muhammad Shah. He was very rich and powerful. With the death of Emperor Muhammad Shah of the Mughal Empire, he moved to Delhi. When Muhammad Shah Ahmad Shah ascended the throne of the Mughal Empire in Delhi in 1748, Safdarjung was made the Prime Minister of the empire with the title of Wazirul Mamlak-e-Hindustan. At the time of empire was on the decline as their rule
extended only to North India. As Wazir, he usurped all the power under his control, as the king was only a puppet, a figurehead who was into enjoying life with wine, opium, and other things. But his control over the imperial family was so cruel that the emperor called the Marathas to rid of their Wazir. The Marathas drove Safdarjung out of Delhi in 1753. He died soon thereafter in 1754. After his death, his son Nawab Shahjud-Daula pleaded with the Mughal emperor to permit him to erect a tomb for his father in Delhi. He then built the tomb, which was designed by Abyssinian architect. It was built by Bilal Muhammad Khan at the cost of 3 lakh of rupees. To the south of this tomb is the historic site of the battle and was fought in 1386 between Taimur of Mughal and Muhammad Tughlaq, when the latter was defeated. तो दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है आज हमारा यहाँ सफदरजंग टॉम का विज़िट। और बहुत ही अच्छी प्लेस जो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि सफदरजंग टॉम जो है वो बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे रश नहीं होता है। और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छी प्लेस है घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए। अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है और इसी तरह मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाऊंगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सफदरजंग टॉम जो है उसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जोरबाग है। यहाँ पे आने के लिए आप मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं, येलो लाइन है और जोरबाग जो स्टेशन है वो नियर बाय है। तो दोस्तों और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जो प्लेसेस से रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन और कुछ न्यूज़ के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग दे सकूं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं हूं रुखसार मंसूरी और अब सफदरजंग टॉम के बाद मैं आपको ले आई हूँ तुगलकाबाद किले में, यानी कि तुगलक फोर्ट में। जो गयासुद्दीन तुगलक हैं उन्होंने ही ये किला बनाया था और तुगलकाबाद का जो शहर है वो उन्होंने ही स्थापित किया था। तो अब ले चलूंगी आपको गयासुद्दीन तुगलक फोर्ट में और दिखाऊंगी अंदर गयासुद्दीन तुगलक की कब्र और साथ ही साथ ये किला कैसे बना हुआ है और क्या है इसका इस टाइम पे क्या सिचुएशन है, तो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आइए दोस्तों, ले चलती हूँ, लेट्स गो। तो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है गयासुद्दीन तुगलक का जो किला है यानी कि मकबरा, उनके मकबरे की एंट्री यहाँ से शुरू होती है। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा किलेबंदी की दक्षिणी चौकी से एक सेतु द्वारा जुड़ा हुआ है। 27 मेहराबों द्वारा समर्पित 180 मीटर 600 फीट की लंबाई वाला ये ऊंचा सेतु मार्ग एक पूर्व कृत्रिम झील की ओर जाता है। हालांकि 20वीं शताब्दी में मेहरौली बदरपुर सड़क द्वारा सेतु के कुछ हिस्से को छेद दिया गया था। एक पुराने पीपल के पेड़ से गुजरने के बाद गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे के परिसर में लाल बलुआ पत्थर से बने एक ऊंचे प्रवेश द्वार से सीढ़ियों की उड़ान के साथ प्रवेश किया जाता है। वास्तविक मकबरा एक एकल गुंबदगार वर्गाकार मकबरे से बना है जो लगभग 8 मीटर 26 फीट इंटू 26 फीट की ढलान वाली दीवारों के साथ है। ग्रेनाइट से बनी किलेबंदी की दीवारों के विपरीत मकबरे के किनारे चिकने लाल बलुआ पत्थर से बने हैं और खुदे हुए पैनल और संगमरमर से मेहराब की सीमाओं के साथ जड़े हुए हैं। इमारत के शीर्ष पर एक अष्टकोणीय ड्रम पर आराम करने वाला एक सुंदर गुंबद है जो संगमरमर और स्लेट के सफेद स्लेब से ढका हुआ है। तो दोस्तों ले आई हूँ मैं आपको अंदर और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि जो गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के शासक थे और इनको तुगलक वंश का संस्थापक भी माना जाता है।
तो दोस्तों अब सबसे पहले तो मैं आपको ले चलूंगी, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी गियासुद्दीन तुगलक की कब्र और दिखाऊंगी अंदर से ये जो है कैसा बना हुआ है। तो चलिए आइए दोस्तों, आपको ले चलती हूँ अंदर। तो दोस्तों जितना खूबसूरत ये ऐतिहासिक मकबरा है उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है इसका आर्किटेक्ट। और मैं आपको इस मकबरे का आर्किटेक्ट जरूर दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरती से ये बना हुआ है और इतना खूबसूरती से ही ये अंदर से भी है। तो ये जो गियासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है, जो ये खूबसूरत सा मकबरा है, इस मकबरे के अंदर 3 कब्रें हैं। केंद्रीय एक गियासुद्दीन तुगलक की है और अन्य 2 उसकी पत्नी और उसके बेटे और उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक की मानी जाती है। बाड़े की दीवार के उत्तर पश्चिमी गढ़ में इसके स्तंभों वाले गलियारों समान शैली में एक और अष्टकोणीय मकबरा है जिसमें छोटे संगमरमर के गुंबद और इसके मेहराबदार दरवाजों पर संगमरमर और बलुआ पत्थर की पटियाएं हैं। इसके दक्षिणी प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख के अनुसार इस मकबरे में जफर खान के अवशेष हैं। उनकी कब्र चौकी के निर्माण से पहले साइट पर थी और गियासुद्दीन अल दीन द्वारा जानबूझकर मकबरे की डिजाइन में एकीकृत किया गया था। तुगलकाबाद में अभी भी उल्लेखनीय बड़े पैमाने पर पत्थर के किलेबंदी है जो शहर की अनियमित जमीनों योजना को घेरे हुए है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुगलकाबाद में अभी भी उल्लेखनीय बड़े पैमाने पर पत्थर के किलाबंदी हैं जो शहर की अनियमित जमीनी योजना को घेरे हुए हैं। ढलान वाली मलबे से भरी शहर की दीवारें तुगलक वंश के स्मारकों की एक विशेषता 10 से 15 मीटर 33 और 49 फीट ऊंची है, जो युद्धतर पैरापेट्स द्वारा सबसे ऊपर है और 2 मंजिला ऊंचाई तक के गोलाकार गढ़ों द्वारा मजबूत है। माना जाता है कि शहर में कभी 52 द्वार थे जिनमें से केवल 13 ही आज बचे हैं। गढ़वाले शहर में 7 वर्षों तक टैंक थे। किला 2.4 किलोमीटर 1.5 मील के आधार और लगभग 6.4 किलोमीटर 4 मील के पूरे सर्किट के आकार में एक आधा षटभुज है। तुगलकाबाद को 3 भागों में बांटा गया है। इसके फाटकों के बीच एक आयताकार ग्रिड के साथ बने घरों के साथ व्यापक शहरी क्षेत्र, दूसरा अपने उच्चतम बिंदु पर एक टावर के साथ गढ़ जिसे विजयी मंडल के रूप में जाना जाता है, और कई हॉल एक लंबे भूमिगत मार्ग के अवशेष, तीसरा निकटवर्ती महल क्षेत्र जिसमें शाही निवास है। मीनार के नीचे एक लंबा भूमिगत मार्ग अभी भी बना हुआ है। घनी कटीली वनस्पतियों के कारण आज अधिकांश शहर दुर्गम है। पूर्व शहर क्षेत्र का एक लगातार बढ़ता हुआ हिस्सा आधुनिक निपटान द्वारा कब्जा कर लिया गया है, खासकर इसकी झीलों के आसपास के क्षेत्र में। तुगलकाबाद के दक्षिण में घियात अल दीन तुगलक के मकबरे की किलेबंद चौकी के भीतर एक विशाल कृत्रिम जलाशय था। यह अच्छी तरह से संरक्षित मकबरा एक ऊंचे सेतु मार्ग द्वारा किले से जुड़ा हुआ है जो आज भी खड़ा है। दक्षिण पूर्व में दिखाई देने वाले आदिलाबाद के किले के अवशेष हैं जो सालों बाद गियासुद्दीन के उत्तराधिकारी मोहम्मद तुगलक 1325 से 1351 द्वारा बनाए गए थे, जो तुगलकाबाद किले के साथ निर्माण की मुख्य विशेषताओं को साझा करते हैं।
गियासुद्दीन तुगलक, यानी कि जो तुगलक डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, तो उनके कब्र दिखाने के बाद मैं आपको ले आई हूँ तुगलकाबाद फोर्ट में, यानी कि तुगलकाबाद किले में। तो चलिए आइए दोस्तों, आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना हुआ है, कैसे इसका फोर्टिफिकेशन है, जिसका जो भी अंदर से और बाहर से जो भी खूबसूरती है इसकी, या किस तरीके से बना हुआ है, या इसके पीछे क्या क्या और चीज़ें थी, जो चीज़ें इनमें बनी, जो लगी, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से कैसा है। तो चलिए आइए दोस्तों, ले चलती हूँ। तुगलकाबाद किला भारत की दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक द्वारा 1321 में बनाया गया दिल्ली भारत का एक खंडर किला है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के तीसरे ऐतिहासिक शहर की स्थापना की थी, जिसे बाद में 1327 में छोड़ दिया गया था। इसका नाम पास के तुगलकाबाद आवासीय वाणिज्य के क्षेत्र के साथ साथ तुगलकाबाद संस्थागत क्षेत्र में है। गियासुद्दीन तुगलक ने कुतुब बदरपुर रोड भी बनवाया, जो नए शहरों को ग्रैंड ट्रंक रोड से जोड़ता था। सड़क को अब मेहरौली बदरपुर रोड के रूप में जाना जाता है। किले के लिए प्रवेश शुल्क रुपए है, भारतीयों के लिए 20। इसके अलावा पास में डॉक्टर कर्ण सिंह शूटिंग रेंज और ओखला औद्योगिक क्षेत्र है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से दिल्ली तक फैले उत्तरी अरावली, तेंदुआ, वनजीव गलियारे के भीतर परिवेश एक महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र है। अभयारण्य के आसपास के ऐतिहासिक स्थान बड़कल झील 6 किलोमीटर 3.7 मिलीमीटर उत्तर पूर्व 10वीं शताब्दी का प्राचीन सूरजकुंड जलाशय और अनंगपुर बांध, दमदमा झील, तुगलकाबाद किला और आदिलाबाद खंडर दोनों दिल्ली में हैं। ये फरीदाबाद के पाली धुआज कोट गांव में मौसमी झरनों के निकट है। पवित्र मांगर बनी और असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य दिल्ली रिज के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में पारिजित खुले गड्ढे वाली खदानों में कई दर्जन झीलें बनी हैं। गियासुद्दीन को आमतौर पर एक उदार शासक के रूप में माना जाता है। हालांकि वो अपने सपनों के किले के प्रति इतना दीवाना था कि उसने एक फरमान जारी कर दिया कि दिल्ली के सभी मजदूरों को अपने किले पर काम करना होगा। 13वीं शताब्दी में के एक सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बावली का काम बंद हो जाने की वजह से वो आग बबूला हो गए। सूफी संत और शाही सम्राट के बीच टकराव भारत की एक किंवदंती बन गया है। संत ने एक श्राप दिया जो आज तक पूरे इतिहास में गूंजता रहेगा। संत का एक और श्राप था, हुनुज दिल्ली दूर अस्त। सम्राट इस समय बंगाल के एक अभियान में तल्लीन थे। वो सफल रहा और दिल्ली के रास्ते में था। हालांकि उनके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने उनसे उत्तर प्रदेश के कारा में मुलाकात की। कथित तौर पर राजकुमार के आदेश पर सम्राट पर एक शामियाना गिराया गया, जिसे कुचलकर मार डाला गया था। ये करीब 1324 की बात है।
मज़ा आ रहा है मुझे इस विजिट में और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ अंदर से, चलिए आइए। तो मतलब इतना इंटरेस्टिंग है ना ये जो फोर्ट है, तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे इस तरह की, मतलब ये अंदर बिल्कुल बनी हुई है। तो मैं सोचती हूँ कि उस टाइम पे ये क्या, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अंदर की तरफ बना हुआ है, लेकिन बहुत ही थोड़ा डरावना भी है थोड़ा हॉन्टेड टाइप भी है तो मैं अब नीचे से मतलब अंदर से बाहर आ चुकी हूँ और ले चलती हूँ आपको आगे कि यहाँ पर आगे कैसे क्या बना हुआ है। लेकिन इसकी विजिट में ना सच बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब आपको मैं आगे ले चलती हूँ, चलिए आइए। आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है इसका जो विजिट है, क्योंकि काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये किला, बहुत ही अंदर से मतलब एकदम ही है तो ऐसे खंडर टाइप, लेकिन इसका जो व्यू है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको अब टॉप पे ही चलती हूँ और टॉप पे चल के आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी कि कितना अच्छा व्यू यहाँ से आ रहा है। तो चलिए आइए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऊपर का व्यू बहुत ही अच्छा होगा। चलते चलते मैं वैसे काफ़ी थक चुकी हूँ, लेकिन मज़ा भी अलग ही आ रहा है क्योंकि काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये जो तुगलकाबाद किला जो है, और ऊपर जाके तो व्यू और भी अच्छा होने वाला है। तो चलिए आइए आपको ऊपर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कि व्यू कैसा है पूरा। द तुगलक डायनेस्टी और तुगलक was a Turco-Mongol or Turkic Muslim dynasty which ruled over the Delhi Sultanate in medieval India. Its reign started in 1320 in Delhi when Ghazi Malik assumed the throne under the title of Ghiyasuddin al-Tughlaq. The dynasty ended in 1413. The etymology of the word Tughlaq is not certain. The 16th century writer Firishta claims that it is a corruption of Turkic term Kutlu, but this is the doubtful. Literally, numismatic and epigraphic evidence make it clear that the Tughlaq was not an ancestral designation but the personal name of the dynasty's founder Ghazi Malik. तो बहुत ही अच्छा विजिट मेरा यहाँ का तुगलकाबाद जो फोर्ट है, यानी कि तुगलक डायनेस्टी, जो गियासुद्दीन तुगलक ने जो तुगलकाबाद का विस्तार किया था, जो तुगलकाबाद डायनेस्टी को फाउंडर हैं, जो स्टार्ट की थी उन्होंने। तो बहुत ही अच्छा मेरा उसका विजिट रहा। और ये तुगलक डायनेस्टी जो उस टाइम पे मैं इमेजिन ही कर सकती हूँ कि उस टाइम पे कितनी अच्छी लगती थी और क्या यहाँ पर क्या नज़ारा होता होगा। फिलहाल अभी तो सब कुछ उजड़ चुका है, लेकिन फिर भी घूमने में मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया। पूरा जो विज़िट था वो बहुत ही अच्छा रहा। तो इसी तरह से मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगी और आपको ले चलूँगी और भी अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स में और भी अच्छी अच्छी जगह आपको विज़िट कराऊँगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।